the potential energy, the potential energy between two atom, the potential energy between two atom in a molecule, the potential energy between two atom in a molecule is given by a upon x की पावर 12 minus b upon x की पावर 6. The potential energy between two atom in a molecule is given by two atom. The potential energy between two atom in a molecule is given by ux is equal to this, where a and b are positive constant, where a and b are positive constant. a और b क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है. और x क्या है? x इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम, x इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम, x इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम. then the system is in stable equilibrium, then the system is in stable equilibrium. सिस्टम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है. कब? x बराबर 0 पर, बी ऑप्शन, x बराबर a अपॉन 2b, सी ऑप्शन 2a अपॉन b की पावर 1 अपॉन 6, डी ऑप्शन 11a अपॉन 5b. क्वेश्चन समझ में आया? The potential energy between two atom in a molecule is given by this, where a, b and are positive constant and x is the distance between atom. The system is in stable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम में सिस्टम है तो क्या कंडीशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की? क्या? du बाई dx बराबर 0. हल्का सा याद दिला देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करते थे? ऐसे करके प्लॉट कर रहे हैं. अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पे अगर पार्टिकल है तो वो किस इक्विलिब्रियम में था? अनस्टेबल में था. मैक्सिमा पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमा पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर कांस्टेंट है तो क्या हो गया? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. और ये कौन सा ग्राफ है? ये आपका पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है. तो हमें यह समझ में आया कि मैक्सिमा जब होगा, u फंक्शन का जब मैक्सिमा होगा वहां पे अनस्टेबल होगा, और अगर u फंक्शन का मिनिमा होगा तो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम. यानी कि मिनिमा की लोकेशन हमको चाहिए, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मिनिमा की लोकेशन? मैक्सिमा मिनिमा सबने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है उनको मैं ब्रीफ कर देता हूं, बाकी बच्चे करें सवाल को. देखो, कोई भी फंक्शन बेटा अगर fx है, कोई भी फंक्शन fx है तो dy बाई dx हम निकालते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं तो fx की यहां से एक वैल्यू आती है. या चलो इसको मान लेते हैं कुछ, जैसे y बराबर क्या है? x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना. तो y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 1, और मैक्सिमा या मिनिमा के लिए स्लोप क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो dy बाई डी एक्स 0 होगा, यानी कि 2x माइनस 1 बराबर क्या होगा? 0. तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1. x बराबर 1. अच्छा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या आया? dy बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 2. तो d2y बाई डी एक्स क्या होगा? d2y बाई डी एक्स 2 क्या हो जाएगा? 2. और ये क्या है? ये है पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? मिनिमा होगा. अगर ये पॉजिटिव है तो x बराबर 1 पे क्या होगा? मिनिमा होगा. x बराबर 1 पे क्या होगा? मिनिमा होगा. अगर ये इसमें कुछ वैल्यू आ रही होती बेटा, x के टर्म में आ रहा होता तो x की वैल्यू रख के हम चेक करते. यहां पे एक ही वैल्यू है, x बराबर 1 आ रहा है तो x बराबर 1 पे क्या होगा? मिनिमा होगा. ठीक है, तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट. अब इसको ऊपर सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आया? सी ऑप्शन आ गया. अच्छा, क्या चेक किया? चेक करोगे तो भी आ जाएगा. वैसे तो dy बाई डी एक्स करके ही आ जाता है,
हमारा क्या है, u फंक्शन दिया है, ux बराबर क्या दिया है, a x की पावर माइनस 12 माइनस b x की पावर माइनस 6, तो क्या हो जाएगा dux बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 12 एक्स की पावर माइनस 13 प्लस 6b एक्स की पावर माइनस 7। सही है, हाँ 12 के साथ a भी होगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा माइनस 12a एक्स की पावर माइनस 13 बराबर माइनस 6b एक्स की पावर माइनस 7 एक्स की पावर माइनस 7, तो ये हो जाएगा 12a अपॉन 6b बराबर एक्स की पावर माइनस 7 अपॉन एक्स की पावर माइनस 13, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर प्लस 6, और ये क्या आ जाएगा 2a अपॉन b, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2a अपॉन b की पावर 1 अपॉन 6, 2a अपॉन b की पावर 1 अपॉन 6, ठीक है। यही एक ही लोकेशन आ रही है, तो इसमें हम क्या बोल देंगे, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, स्टेबल होगा। चाहो तो चेक भी कर सकते हो, चेक करने का तरीका क्या है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, ये जो वैल्यू निकाली हुई है इस वैल्यू को आप इसके अंदर पुट करो, a और b दोनों पॉजिटिव दिए हुए, तो आप अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं कि ये आंसर जो होगा वो क्या आएगा, क्या आना चाहिए, हाँ क्या आना चाहिए, हाँ पॉजिटिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आएगा तभी तो मिनिमा आएगा, और मिनिमा पे ही लोकेशन क्या होगी, स्टेबल होगी। भाई मैक्सिमा आने के लिए क्या लोकेशन होनी चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन कल के एग्जाम में रहेंगे। अच्छा कल मुझे लग रहा था आज ही टेस्ट है तुम लोगों का, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, नए बच्चे हैं, वो पहले मैक्सिमा मिनिमा पढ़ ले, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ ले तभी समझ में आएगा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा का वीडियो लेक्चर दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे मेरे, उसको एक बार पढ़ ले तभी उनको समझ में आएगा। डिफरेंशियल में आता है ये ना, डिफरेंशियल कैलकुलस में। बिल्कुल टाइम से रहेंगे, अब लेट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, फिर मैं एक चीज और बताता हूं आप लोगों को। अच्छा आप लोग में कितने बच्चे हैं जो स्पीड लैब की आईडी का एक्चुअल में यूज कर रहे हैं, कोई यूज कर रहा है, यूज कर रहा हो। एक और फीचर उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूं, सुन लो मेरी बात। आपको ये पता है कि उसमें वीडियो लेक्चर इंट्रोड्यूस हो गए, लगभग सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स आ गए, सारे टॉपिक के, मतलब 1 या 2 चैप्टर का छूटा होगा तो छूटा होगा, अदरवाइज एवरी चैप्टर। तो मैं जो पुराने बच्चे हैं वो नहीं करेंगे उसको अटेंड, दो टीचर से आपको नहीं पढ़ना है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट अब बहुत ज्यादा। अच्छा बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड भी नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड तो है लेकिन अब हम लोग जितना डिटेल पढ़ा रहे उतना ज्यादा डिटेल नहीं है, तो वो तो आपको ज्यादा यहीं पे मिलेगा। लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए आपका कोई लेक्चर मिस हो गया, फिजिक्स का तो मैं डाल ही देता हूं, बाकी और कोई चैप्टर है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। पुराने बच्चे जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको भी उससे कवर अप कर सकते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। फिजिक्स का तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन इसको, इसका मतलब ये है कि इससे पढ़ना नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूं। 2 टीचर से नहीं पढ़ेंगे बेटा, यहाँ 5 घंटा पढ़ते हो तो 5 घंटे का मटेरियल ही एब्जॉर्व करने में आपको समय चाहिए, 2 टीचर से नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी अगर जो बच्चों का छूट गया है या बच्चे कवर अप करना चाह रहे हैं, उनके पास रैंडम ये नहीं कि यूट्यूब पे आप सर्च कर करके पढ़िए, ऐसा मत करिए, इसमें पूरा ऑर्गेनाइज वे में सारी चीजें दी हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। जिसको नहीं मिली वो ले लेगा आईडी ना, सर दे देंगे।
देखो प्रैक्टिस वगैरह करना आप लोग जानते ही हो, सब कुछ पता ही है इस पे, बाकी बता देंगे। देखो लर्न टैब पे जाओगे, यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगे, वीडियो लगभग लगभग सारे उसके दिए हुए हैं। देखो केमिस्ट्री है जैसे, तो केमिस्ट्री में यहाँ से सब्जेक्ट आप वो टॉपिक ढूंढ सकते हैं, यहाँ से टॉपिक ढूंढा, मान लो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो ये सारे देखो वीडियो दिए हुए हैं, आप ये इसी पे एक्सेस होंगे, डाउनलोडेबल नहीं है बट आप इस पे पढ़ सकते हो जो भी है व्हाटएवर ना। तो व्हाटएवर जो भी दिया हुआ है, वापस कैसे जाएगा ये, बेटा ये वापस कैसे जाएगा, जाएगा क्या वापस? हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, ठीक है। ये केमिस्ट्री के पढ़े हैं, यहाँ पे आप जाएंगे फिजिक्स पे जाएंगे, तो फिजिक्स के भी पढ़े हैं बट फिजिक्स से पढ़ने नहीं है, फिजिक्स से आप हमारे से ही कर लोगे, चल जाएगा काम। बाकी बायोलॉजी के पढ़े हुए हैं, सारे वीडियो हैं, लगभग लगभग सारे वीडियो हैं, यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो ना, मेथड ऑफ फ्लावरिंग ए प्लांट, तो उसका भी सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, यूजफुल है, यूजफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब इसकी मार्केट कॉस्ट अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, 25,000 रुपए की मार्केट कॉस्ट है इसकी, 25,000। ये जो आईडी मैं आपको दे रहा हूँ इसकी मार्केट कॉस्ट आप डायरेक्ट स्पीड लैब वालों से परचेज करिए, 25,000 है, लास्ट ईयर का मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। तो ये है, आप लोग इसमें से यूजफुल जो आपके लिए फायदेमंद हो उस चीज का एक तरीके से क्या है, मतलब आपको सपोर्टिंग हैंड मिल रहा है। जो आपके टॉपिक छूट गए, किसी दिन बरसात हो गई, नहीं आ पाए, नहीं समझ पाए, किसी में बेसिक कमजोर है, एक चैप्टर आपका छूट गया ना, तो उसको कवर करने के लिए है, लेकिन डबल स्टडी मत करिएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डबल स्टडी मत करिएगा। सोचिए कि आज आप पढ़ रहे हो और फिर मतलब उससे फिर पढ़ने लगो, तो दो जगह से स्टडी नहीं करनी है। ये इसलिए है कि यूट्यूब पे कभी आप लोग सर्च करने लगते हो ना, तो आपका टाइम वेस्ट होता है, फालतू में टाइम वेस्ट होता है, और फिर वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड कंटेंट नहीं है। ये स्टैंडर्ड है, स्पीड लैब वाले की स्टैंडर्ड आईडी है, तो मिनिमम स्टैंडर्ड है इनका, बहुत बेकार नहीं है, वीडियोस ठीक हैं, तो आप इसको कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको यूज आप कर सकते हो, ठीक है। समझ गए सब लोग, प्रैक्टिस वगैरह करना सब लोग जानते हैं, वीडियो लेक्चर इंट्रोड्यूस हुए हैं, नई चीज आई थी तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, आओ जल्दी आओ। देखो ये लास्ट ईयर के बच्चों के आइडिया, आप लोगों को विश्वास नहीं होता इसलिए मैं बता देता हूं, देख लो। 1 ईयर का प्लान 25,000 का है इसका, ठीक है। लास्ट ईयर के बच्चों की आईडी है, उनको दिया था, आईडी साल भर में खराब हो जाती है, मतलब साल भर की वैलिडिटी है, उसको रिचार्ज कराना चाहो तो ये मतलब कंपनी वाले कॉस्टिंग करते हैं, हमसे मतलब नहीं है इससे। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि वैल्यूएबल है, पैसे बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पैसा बता रहा हूँ, पैसे बताने का ये मतलब है कि ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। ये क्या प्रोडक्ट है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, तो उसका आप यूज करिए, ये नहीं कि मैंने बस आईडी दे दी और आप करिए। अभी इसके जो सीईओ हैं वो फीचर्स भी होते हैं किसी टाइम्स मैगजीन में, किसी बिजनेस में, काफी विवेक वार्ष्णेय की क्या कुछ नाम है इनका, तो वो फीचर्स भी होते हैं, तो बहुत अच्छा इन्होंने कंटेंट और टेस्ट सीरीज और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, आपके फायदे के लिए ही डाले हैं, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। ये चीज नहीं कि आपको मिल गया तो आप उसका फायदा मत उठाइए, आप उसका फायदा उठाइए, ये मेरा कहने का मतलब है। कोई ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये महंगा है, मैं हमने सस्ता दिया, ये सब नहीं है, माने कि आप लोग का फायदा हो, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यूएशन है, आप लोग के पास पड़ा हुआ है लेकिन आप लोग यूज नहीं करते हो, जब तक किसी चीज का फायदा नहीं होता ना, लोग लगता है कि बेकारी है। तो वीडियो लेक्चर देख लेंगे, जहां पे फंसेंगे वहां पे देख लेंगे, हमेशा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां पे फंसेंगे वहां पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी, जिसको नहीं मिला है आईडी वो आईडी ले लेगा, ठीक है, कोशिश करेगा ले लेगा सर से। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम
is given by the potential energy of a conservative system is given by U बराबर ax square minus bx, where a and b are the positive constant, where a and b are the positive constant. नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड ऑल्सो डिस्कस वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल. The potential energy of a conservative system is given by U बराबर ax square minus bx, where a and b are कहां है? Where a and b are the positive constant, find the equilibrium position and discuss where the equilibrium is stable, unstable or neutral. टाइम से रहा करो बेटा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल. बताइए क्या होगा? यहां आगे आ जाओ, सीट खाली, इधर इधर आ जाओ, सीट खाली है तुम्हारे पास, आ जाओ, आगे आओ. चलिए बताइए कैसा इक्विलिब्रियम है, जल्दी बताएंगे. स्टेबल अनस्टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमा निकालिए. बताओ, स्टेबल है, अनस्टेबल? पोजीशन, पोजीशन बताओ कितना? b/2 है. ठीक है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, बताओ भाई कितना? 2a नहीं, हाँ b/2 है. बताओ स्टेबल अनस्टेबल? और बच्चे बताएं, बताओ कितना कांस्टेंट है? क्या निकाल, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? एक सही तो लिखा है. क्या कितना आ रहा? हाँ 2a आ रहा है. अरे देखो ये बताओ कि आपको क्या निकाला, आप कौन सी चीज को कांस्टेंट कर दिए हैं? सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रल है. हाँ देखो ये u फंक्शन है, ये u मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है. तो हम क्या निकाल लें? du बाई dx क्या हो जाएगा? 2ax माइनस b. ठीक है, उसके बाद इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारी क्या कंडीशन आ जाएगी? x बराबर b/2a. अच्छा इसको फिर मैं क्या करूं? और डिफरेंशिएट करूं तो d2u बाई dx2 बराबर क्या आ जाएगा? 2a. इसका मतलब ये क्या है? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है. इसका मतलब क्या? x बराबर b/2a पर u फंक्शन में क्या होगा? मिनिमा होगा. क्या होगा? मिनिमा होगा. और अगर मिनिमा हुआ तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है. तो क्या है? स्टेबल. और उस स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या है? x बराबर b/2a. क्या कंफ्यूजन है इसमें? हो गया? नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया. ये बताओ बेटा, ये फंक्शन है, ये x है और ये u है. ठीक है, ये फंक्शन, ये सब मैंने पढ़ाया था. अगर u फंक्शन
u फंक्शन का मैक्सिमा है, u फंक्शन का मैक्सिमा है। तो हम क्या, यहां पे हमने रखा और इसको हल्का सा धक्का मारा तो किधर गया, इधर धक्का मारा तो इधर गिर गया, यानी कि मैक्सिमा में क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल। और यहां पे ब्लॉक रखा, यहां धक्का मारा फिर इधर आ गया, इधर किया तो फिर इधर आ गया, भाई फिसल के इधर आ गया ना। तो अगर इसको हल्का सा डिलोकेट करोगे तो अपनी लोकेशन पे वापस आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल। तो स्टेबल, और यहां पे इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इतनी बात समझ में आई। यानी कि u फंक्शन के मैक्सिमा पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मिनिमा पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इतनी बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आई, अब हमारे पास u फंक्शन दिया हुआ है, तो u फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा हम निकाल लें। मैक्सिमा मिनिमा निकालना आता है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, उसको 0 के बराबर किया। 0 के बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि स्लोप जो होता है मैक्सिमा या मिनिमा पे वो 0 होता है। भाई कितनी बार पढ़ाएं सब चीजों को, भाई यहां पे कितना भी है, ये जो स्लोप है वो क्या है भाई, dy बाई डी एक्स क्या होता है। अगर ये y है और ये x है तो ये क्या होता है, ये tan थीटा होता है। और यही क्या है, 0 है। स्लोप क्या है, 0 है। केवल मैक्सिमा और मिनिमा पे ही स्लोप 0 होगी, और हर जगह पे कुछ ना कुछ स्लोप की वैल्यू होगी। तो हमने कहा भाई मैक्सिमा है या मिनिमा है, उस पर स्लोप क्या होगी, 0 होगी। तो हमने कर दिया 0 है, ठीक है। अब क्या, अब भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये पढ़ाया था मैंने आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। यहां पे देखो रेट, यहां पे ये क्या है, यहां पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये निगेटिव है। यानी कि स्लोप किस हिसाब से चेंज हो रही है, स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव हो रही है। तो स्लोप है क्या है, du बाई डी एक्स। इसका रेट क्या होगा, इसका रेट जो होगा वो निगेटिव होगा, इसका रेट ये निगेटिव होगा। यानी कि d2u बाई dx2 क्या होगा, दिस इज निगेटिव फॉर व्हाट, फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। और यहां पे स्लोप क्या है, यहां पे स्लोप, यहां पे निगेटिव है, उसके बाद स्लोप क्या है, यहां पे पॉजिटिव, और यहां पे क्या है, 0 है। तो d2u बाई dx2 ये क्या है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कहां पे, मिनिमा पे। मिनिमा पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा पे क्या है, निगेटिव है, और मिनिमा पे क्या है, पॉजिटिव है। ये मैंने पढ़ाया था जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया था, बट इतना डिटेल में हर बार नहीं जाना है आपको, हाँ हर बार नहीं आना है। आपको समझ लेना, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। इसको याद कर लेना है, इतना डिटेल आप नहीं समझ पाओगे। याद मतलब अभी बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा, फिर भूल जाओगे, इतना ही नहीं याद रहा। तो जब भी मैक्सिमा आया, ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ d2u बाई dx2 क्या निकाला, ये क्या आया, अच्छा ए दिया है पॉजिटिव कांस्टेंट है, ए दिया है कि पॉजिटिव कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, निगेटिव दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा तो क्या आएगा, तो मैक्सिमा आएगा। और जब मैक्सिमा आएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। कुछ भी घुमा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिए एक एक पॉइंट का। ए और बी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट बोल देता तो हाँ, तो मैक्सिमम होता तब अनस्टेबल हो जाता। अब समझ में आया, d2 बाई dx2 निकाला, वो क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब क्या है, जो u फंक्शन है वो मिनिमा पर है। कहां पे मिनिमा पे है, x बराबर b/2a पे क्या है, मिनिमा पे है। और अगर u फंक्शन मिनिमा पर है तो हमारा यहां पे जो ब्लॉक रखा होगा वो किस इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या बात समझ में आई, थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल करें, समझ में आ गया लास्ट में सब जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाई 2 मीटर, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाई 2 मीटर, it store 100 joule of energy. When a spring is stretched by 2 meter, it store 100 joule of energy. 100 joule of energy. If it is stretched by
if it is stretched further by, if it is stretched further by 2 meter, if it is stretched further by 2 meter, then the stored energy, then the stored energy will increase by, then the stored energy will increase by, will increase by 100 जूल, 200 जूल, 300 जूल, 400 जूल। देखो स्प्रिंग क्या है, नेचुरल स्टेट पे रखी हुई है, तो एक्स खींचा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक्स और खींच दिया तो अब की बार कितना होगा, हाँ दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है, पहले 2 मीटर खींचा फिर 2 मीटर और खींचा। अच्छा जब ये नेचुरल स्टेट में है तो इसके पास एनर्जी है नहीं है, स्प्रिंग को आप खींचिए और उसके बाद छोड़ दिए, देखिए चोट लगेगी आपको, खींचिए और छोड़िए। अच्छा नेचुरल स्टेट में तो आपको चोट लग रही है, नहीं लग रही है, आपने उसको स्ट्रेच किया फिर छोड़ा तो चोट लगी आपको, क्यों लगी, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा और ज्यादा खींचा स्प्रिंग को, रबड़ को तो खींचा सबने, रबड़ को खींच कैसे हाथ पे छोड़े हैं, फिर चोट लगती है नहीं लगती है, उसको ज्यादा खींचो तो और ज्यादा चोट लगती है, वो तो किया होगा, स्प्रिंग ने खींचा, रबड़ तो सबने किया होगा, शैतानी तो हम सब लोग करते हैं ना। तो उसको खींचिए और उसके बाद छोड़िए, तो क्या डेवलप हो रहा है, मतलब स्प्रिंग ही मान लो उसको, वो क्या डेवलप हो रहा है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बहुत ज्यादा खींच दो तो टूट भी जाता है, स्प्रिंग को भी बहुत ज्यादा खींच दीजिए तो स्प्रिंग विल बिकम द स्ट्रिंग, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग रही नहीं गई। आंसर बताइए कितना, सी, देख लो ध्यान से, बताओ और बच्चे बताओ, देख लो गलती तो नहीं हो रही है, बताओ सहमा कितना आंसर, करो करो। बहुत छोटा सा सवाल है, पन्ना पलटिए, पलटिए, देखिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मैंने कराई है, फॉर्मूला पढ़िए, देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, पन्ना पलट के देखिए, याद करिए, 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे आपको, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना था, ये था 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, पढ़ाया था। और अगर एक्स आई आपका 0 है, एक्स आई आपका 0 है तो किसको क्या बोल दिए थे, 1/2 के एक्स स्क्वायर। इसी के टर्म में याद रखिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर एक्स एक्सटेंशन हुआ तो कितनी हुई, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली थी हमने, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या था, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो पीछे क्या लग रहा था, के एक्स, आगे क्या लगा, एक्स, तो के एक्स इंटू एक्स किया, उसके बाद क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, तो के एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट किया था तो क्या आ गया था, हाफ के एक्स स्क्वायर, वहीं से तो किया था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। उतना ज्यादा मत भी याद रखो, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ये तो याद कर लोगे। अच्छा स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, माइनस के एक्स, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, इतना तो याद करिए। डायरेक्ट सवाल भी आते हैं आपके में, ये सवाल है ना, ये डायरेक्ट सवाल है, आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, बस डायरेक्ट सवाल है ये, निकालो। अच्छा बताओ, पहले जब 2 मीटर स्ट्रेच था तो कितनी एनर्जी हुई, U बराबर या U1 बताओ, 1/2 के इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या 2 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्या, हाँ कितना स्टोर एनर्जी, कितनी स्टोर हुई, ये 100 जूल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 100 जूल। तो यहां से हमने निकाला 100 बराबर 1/2 इंटू के इंटू 4, तो 4 और ये 2, तो यहां से 2 कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा, के बराबर 50, के बराबर 50।
अच्छा 50 आ गया तो यहाँ पे के कितना 50, तो यही स्प्रिंग तो सेम है ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, तो के हमारा सेम है। अच्छा अब U2 क्या निकाले, अब हमने इनिशियल पॉइंट से निकालो, इसमें लिखा है कि फर्दर स्ट्रेच कर दिया 2 मीटर, तो हम टोटल देखेंगे टोटल कितना स्ट्रेच हो गया, टोटल कितना स्ट्रेच हो गया 4 मीटर। हम उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एक्सआई को 2 मीटर मान लें, ठीक है, एक्सएफ को वो मान लें 4 मीटर, लेकिन उससे नहीं करेंगे, हम इसे करें तो कितना हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे के कितना हो जाएगा U2 बराबर 1/2 के की वैल्यू 50 और इंटू कितना स्ट्रेच है 4 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 50 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया 400 जूल। अच्छा देखो बात समझिए, यहां पे जब 2 मीटर स्ट्रेच किए थे तो कितना हो गया था 100 जूल, जब 4 मीटर स्ट्रेच हुआ तो कितना हुआ 400 जूल, तो 2 से 4 पे आने में कितना स्टोर हुआ 300 जूल, कितना हुआ 300 जूल, यानी कि U2 माइनस U1 बराबर क्या 400 माइनस 100 कितना हो गया 300 जूल। अच्छा आप थोड़ा अनुभव करिए इसको, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें अनुभव करने वाली हैं, जैसे रबड़ का एग्जाम्पल ले लो, थोड़ा सा तुमने खींचा छोड़ दिया, कितनी चोट लगी थोड़ी सी, थोड़ा और ज्यादा खींचो तो चोट आपको क्या लगेगी ज्यादा लगेगी। जब थोड़ा सा हमने खींचा 2 मीटर ही, कितना स्टोर एनर्जी स्टोर हुई 100 जूल। अच्छा 2 ही सेंटीमीटर और खींचा तो बहुत बच्चे कहेंगे सर 100 लगा था 2 में, तो फिर 100 ही होना चाहिए, कितना स्टोर हुआ आपकी बार 300 ना। अब पहले 100 में कितना स्टोर हुआ 100 जूल, दूसरे 2 मीटर में कितना हुआ 300 जूल, स्ट्रेच उतना ही है, स्टोरेज कितना हो गया बढ़ गया, एनर्जी क्या हो गई बढ़ गई। इस बात को आप अनुभव भी कर सकते हैं, रबड़ के एग्जांपल से अनुभव करिए, थोड़ा सा खींचिए कम चोट लगी, उतना ही ज्यादा एक्सटेंड करिए आपको चोट क्या लगेगी ज्यादा लगी, क्योंकि एनर्जी क्या हुई उसमें ज्यादा लगी और बहुत ज्यादा बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई, 100 जूल से 300 जूल, 3 टाइम्स क्या हो गई एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। इससे आगे भी आप कर सकते हैं, 2 मीटर और बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए 2 मीटर, देखिए अब कितनी स्टोर हो रही है, निकालो 2 मीटर और स्ट्रेच किया। सवाल की एनालिसिस करना समझिए बेटा, एक बार एनालिसिस आ गई ना तो सवाल कोई भी हो जाएगा। 2 मीटर और एक्सटेंड किया तो कैसे करेंगे, तो हाफ के एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2 + 2 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, और उसमें से माइनस कौन सा करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे 400, 100 नहीं 400। नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर में कितना एक्सटेंड हुआ, कितना 500 आ रहा है, निकालो जैसा U3 कितना हुआ 1/2 इंटू 50 इंटू कितना 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 50 इंटू 36/2, कितना हो गया बेटा ये कितना हो गया 800, पक्की बात है 800 आ रहा है, ठीक है, ये हो गया 800, कितना हो गया 900, देखो झूठ बोल रही है, कितना आया 900। चलो ये 900 आया, 900 कब आया जब हमने कितना स्ट्रेच किया 6, और जब 4 स्ट्रेच किया था तो कितना था 4 स्ट्रेच किया था तो कितना था 400, हाँ 400, जब 4 स्ट्रेच किया था तो कितना था 400, तो अगले 2 सेंटीमीटर में कितना स्टोर हुआ 500। देखिए जैसे जैसे आप स्ट्रेच बढ़ाते जा रहे हैं स्टोर एनर्जी क्या हो रही, उतने ही एक्सटेंशन के लिए 2 मीटर का ही एक्सटेंशन है, लेकिन स्टोर एनर्जी क्या हो रही है, पहले 3 टाइम बढ़ी, फिर आपका 5 टाइम बढ़ी, इसका रेशियो भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू 2 सेंटीमीटर थ्रू 4 सेंटीमीटर, मतलब उसके बाद स्ट्रेच किया 2 सेंटीमीटर, उसके बाद स्ट्रेच किया 2 सेंटीमीटर, तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी का क्या होगा रेशियो पूछ सकते हैं। क्या सवाल लगा लेंगे, सवाल को लिखिए, सवाल के किस टाइप के टाइप्स होते थे, क्या उसका मतलब एनालिसिस पूरी हो सकती है, कर सकेंगे। रेशियो पूछेगा तो कर लोगे, क्या रेशियो हो जाएगा 1:3:5, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते, बहुत छोटा सवाल है और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस सवाल को करे, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन लिखिए, बहुत छोटा सा सवाल है, सवाल खत्म होते ही आंसर आ जाए ना। चलिए लिखिए, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाई 2 मीटर, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाई 2 मीटर, its potential energy become 4 joule, its potential energy become 4 joule. A spring is stretched by 2 meter, its potential energy become 4 joule. If it is stretched by 10 meter, if it is stretched by 10 meter, find the potential energy. Find the potential energy. दोबारा बोल दूं, a spring is stretched by 2 meter, its potential energy becomes 4 joule. If it is stretched by 10 meter, if it is stretched by 10 meter, find the potential energy. 100. ठीक है, सबसे हो गया। और बच्चे बताओ, आप लोग लगाइए बच्चों, सब लोग लगाओ, कॉपी में करो। हाफ के एक्स कितना है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर इनिशियली कितना दिया हुआ है, कितना दिया, 4 दिया है। एक्स बराबर, अरे 2 दिया है बेटा, हाँ वही तो कहना है। एक्स बराबर कितना दिया है, 2 मीटर। एक्स बराबर 2 मीटर पर यू कितना दिया है, u1 बराबर 4 जूल। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू के इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन पर मीटर। यही तो होता है ना इसका। अच्छा, उसके बाद कितना स्ट्रेच किया जा रहा है, 10। तो 1/2 इंटू 2 इंटू क्या, 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 100 क्या, जूल, 100 जूल। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ, हो जाएगा सवाल ये बेटा, बहुत छोटा सवाल है। अच्छा, बहुत सारे सवाल आप पीवाईक्यू करिएगा, बहुत हल्के हैं पीवाईक्यू। अच्छा, कराऊंगा मैं सारे, इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल क्या है, रिलेटेड है ना। ये मैकेनिक्स में ऐसी चीज ही है कि काफी सवाल जुड़े हुए हैं। कुछ एनएलएम से सॉल्व होते हैं, कुछ वर्क एनर्जी से सॉल्व होते हैं, कुछ रोटेशन में सॉल्व होते हैं, कुछ सेंटर ऑफ मास से सॉल्व होते हैं। बहुत सारे सवाल क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो जब आपका पूरी मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी तब मैं शुरुआत करूंगा सवाल कराने की। ठीक है, तो सेंटर अभी जैसे ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब ये सेंटर ऑफ मास में जब पढ़ा दूंगा ना तब मैं इसके साथ कराऊंगा। सेंटर ऑफ मास में ही 5-7 लेक्चर के बाद आएगा ये टॉपिक। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये शुरू से चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है हमारे साथ ना। उसके सवाल भी बहुत सारे आप लोगों ने लगाए होंगे जो फंस रहे होंगे। तो जब हम लोग सेंटर ऑफ मास खत्म कर लेंगे उसके साथ ही आप लोग को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेटेड रहती है ना चीजें, मैकेनिक्स में काफी चीजें रहती हैं। इसके बाद नहीं दिक्कत होगी, इसके बाद के चैप्टर जैसे कराऊंगा वैसे ही चैप्टर का पीवाईक्यू आपसे हो जाएगा। बट इसमें फंसोगे, इसमें बहुत सारे सवाल फंसोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट यूज होता है आगे पीछे के। चलें आगे, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं आज ही की डेट में। चलो, एक नहीं 2 क्वेश्चन है, चलो लिखो। अ कार ऑफ मास m, a car of mass m is driven with a constant acceleration, is driven with a constant acceleration. A car of mass m is driven with a constant acceleration a, with a constant acceleration a along a straight line, along a straight line, along a straight line, स्ट्रेट लाइन मत लिखो, स्ट्रेट लेवल रोड लिखो, along a straight level road, along a straight level road against a constant external resistant force, against a constant external resistance force। बोल गया क्वेश्चन, छूट गया, दोबारा से लिखो। A car of mass m is driven with a constant acceleration a along a straight level road, along a straight level road against a
अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल रेसिस्टेंट फोर्स आर, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस फोर्स आर। मतलब समझिएगा, अभी समझाते हैं। फुल स्टॉप। when the velocity of the car when the velocity of the car is v, when the velocity of the car is v, the rate of, full stop, the rate at which the engine of the car is doing the work, the rate at which the engine of the car is doing the work will be कोई बच्चा है जो इस क्वेश्चन को समझा सकता है कि बोला क्या है इसमें? दोबारा छूट गया तो लिख लो, एक बार और बोल देता हूं, लिखो। अ कार ऑफ मास m इज ड्रिवन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a along a straight level road against a constant external resistance force r, capital R, full stop. When the velocity of the car is v, when the velocity of the car is v, the rate at which the engine of the car is doing the work will be। ठीक है, कोई समझा सकता है बच्चा इस क्वेश्चन का मतलब क्या पूछा है इसमें? हैं? क्या पूछा गया है? हाँ? क्या? अरे इसका मतलब क्या? वो तो तुम जो पढ़ा है वही पढ़ा बता दे रहे हो। हाँ? पावर पूछा है। द रेट एट विच डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? पावर। अब पावर क्या होती है? पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, W/T होती है, और एक और फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखो आंसर सारे किसमें दिए हुए हैं? अच्छा तो सबसे पहले क्या चेक कर लो, डायमेंशन देख लो, हो सकता है डायमेंशन गड़बड़ हो किसी की। डायमेंशन में देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला काम क्या करना है? डायमेंशन देख लो। डायमेंशन सबकी सही है, होगा आंसर। हाँ डायमेंशन बताओ, डायमेंशन सबकी सही है? चलिए निकालिए। क्वेश्चन को समझना भी कभी कभी बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा है ना? बताइए आंसर बताइए। क्या? डी? सोच लो अभी भी। सी की डी? डी गलत है, डी सी सही है। हाँ? पहले सही कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, फिर अच्छा मैंने तो ऑप्शन भी बी दे सी दे ही नहीं रखा है। ये ऑप्शन क्या है? सी। क्या? कौन सा होगा? डी ही होगा? सी होगा? होगा नहीं है। देखो बात समझिए, आपको क्या निकालना है, बात समझिए, छोड़िए बात को छोड़िए।
आप समझिए, थोड़ा एनालिसिस करते हैं सवाल की। केवल काम कराना, सवाल सॉल्व कराना मेरा काम नहीं, आपको सिखाने का मेरा काम है। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं कि पूछा क्या गया है। देखो कार वार दिया है, जो भी दिया है, हमें क्या निकालना है फाइनल। देखिए, द रेट एट विच द इंजन ऑफ द कार इज डूइंग द वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर होती है। बात हमको समझ में आई, ठीक है ना, पावर होती है। और पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। फोर्स इंटू वेलोसिटी, कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स भाई, जो फोर्स कौन लगा रहा है भाई, किसकी पावर पूछी है, इंजन की। तो यहां पे फोर्स कितने हैं, फोर्स देखो यहां पे 4 हैं, फोर्स 4 दिख रहे हैं सबको, दिख रहे हैं, 2 हैं और 2 नहीं दिख रहे हैं। एक फोर्स लगा F, और कांस्टेंट रिटार्डेशन रेसिस्टेंस फोर्स है, वो क्या है, फ्रिक्शन है। वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन है। इंजन कौन सा काम कर रहा है, इंजन की पावर चाहिए तो इंजन का फोर्स चाहिए, और इंजन की वेलोसिटी चाहिए। अगर फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या पावर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब एक ग्रेविटी लग रहा है, एक वो लग रहा है, उससे मतलब नहीं है। एक ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आगे कौन ले जा रहा है, इसका इंजन में जो फोर्स लग रहा है वही तो इसको आगे लेके जा रहा है। अब एफबीडी बना लो, एफबीडी आप बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, F माइनस आर नेट फोर्स। नेट फोर्स मूवमेंट किधर हो रहा है, नेट फोर्स ये हुआ, और मूवमेंट क्या, m इंटू ए। तो F बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस एम ए। फोर्स आ गया बेटा, फोर्स हमारा आ गया। तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या, तो सी ही आएगा, मैं कब कह रहा हूं ये आएगा, ये तो मैंने क्रॉस किया हुआ है ना। तो सी ऑप्शन, कुछ नहीं है सवाल में, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, क्या उसकी एनालिसिस है, सवाल क्या कहना चाह रहा है। क्या हर बच्चे को क्लियर है, या मैं दोबारा बताऊं। रेट ऑफ, क्या पूछा है, रेट एट विच द इंजन ऑफ द कार इज डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर। और पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स हमने निकाल लिया भाई। आगे जा रहा है तो ये आगे जा रहा है और पीछे क्या है, कांस्टेंट रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है। कोई फ्रिक्शन वगैरह फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, क्या लग रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन कोई रिटार्डेशन फोर्स है जो इसको पीछे खींच रहा है। लेकिन नेट मूवमेंट तो आगे हो रहा है, नेट मूवमेंट किधर हो रहा है, आगे ही हो रहा है। तो फोर्स F, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, F फोर्स क्या होगा बड़ा होगा। F फोर्स बड़ा होगा तो F माइनस आर बराबर M इंटू ए। तो F बराबर R प्लस एम ए, फोर्स आ गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी कर दो, पावर आ गई, खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। अरे अभी भी चेहरा ऐसा बनाया जैसे लग रहा है नहीं क्लियर है। क्लियर है, बोलो भाई, है ना मेरा गला खराब हो जाए किसी दिन, लेकिन तुम लोग समझ में नहीं आएगा गर्म पानी पीना पड़ेगा। एसी बंद करा दें, चलिए हीटर लगवा दूं, सर एसी बंद करा दीजिए, विष्णु सर एसी बंद कर दीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। कौन सा, मोमेंटम सेंटर ऑफ मास में ही आएगा, सेंटर ऑफ मास में ही आएगा, वो उसमें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, 2-4 सवाल भी हैं जो आपके एग्जाम्पल में थे, बड़े अच्छे सवाल दिए हुए एग्जाम्पल में, तो जो नहीं हो पा रहे हो अभी मत करना। जब पूरा सिलेबस खत्म होगा, मतलब मैकेनिक्स खत्म होगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि वेरियस कॉन्सेप्ट, कोई इधर का कॉन्सेप्ट उधर लगा देते हैं, उधर का इधर लगा देते हैं, दिक्कत हो जाएगी। और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम नहीं तो 25 से 30 मिनट चाहिए। आप लोग बहुत लोग पूछने भी आते हो, ये बच्ची आई थी, अब वो जंजीर वंजीर का सवाल है, वो कम से कम 15 से 20 मिनट 25 मिनट लेगा, और वो लगभग किसी का भी नहीं बन पाया होगा। तो वो मैं कोशिश करूंगा क्लास में ही डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलो एक लास्ट सवाल करते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। वर्क पावर एनर्जी हमारा खत्म होगा, सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। और सेंटर ऑफ मास ऐसा इजी टॉपिक है कि फिजिक्स का सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है, हर बच्चे को समझ में आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल मूव विद अ वेलोसिटी, अ पार्टिकल मूव विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू
क्वेश्चन खत्म हो कि सब आंसर आ जाए। 3i माइनस 5i माइनस 3j प्लस 6k मीटर पर सेकेंड। A particle move with a velocity this under the influence of a constant force, under the influence of the constant force F बराबर 10i प्लस 10j प्लस 20k कैप। The instantaneous power applied to the particle is instantaneous power applied to the particle is, बताइए कितना। वेरी गुड, 140 जूल पर सेकेंड। छोटा मत सोचिए, ऐसे सवाल नीट में आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं, क्योंकि जब एग्जाम में आता है ना तो फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। केवल W/T याद रहता है, फोर्स पावर का फॉर्मूला। F इंटू एफ डॉट भी याद ही नहीं रहता है ना, तो याद रखना है पावर क्या है, F डॉट V। फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या है, पावर है। अच्छा कैसे आया था, मैंने आपको डराइव करके बताया था, याद है ना, भूल गए, याद है ना, ठीक है। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट याद रखेंगे, नहीं तो सवाल फिर नहीं हो पाएगा। क्या सबसे हो गया। छोटा सा सवाल है, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी ये क्या होती है, पावर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का क्या होता है, 50 प्लस माइनस 30 प्लस 120। तो 120 50 कितना हो जाएगा, 140 जूल पर सेकेंड, या इसको कह सकते हैं 140 वॉट। क्या कह सकते हैं, 140 वॉट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी के साथ आप लोग का वर्क एनर्जी पावर खत्म होता है। कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम टॉपिक है वो एक्चुअल टॉपिक सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में मिलेगा। हमको बीच में ही मुलाकात होगी हमारी, सेंटर ऑफ मास जब हम लोग थोड़ा खत्म करेंगे उसी बीच में मिलेगा इसको, तब उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो गया। हो गया बेटा, नोट करूं, बिठाल दूं, चलिए।